कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर के बारे में बात करेंगे। चर और चर। चर चर हम उससे कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के लेटर को हम चर कहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में हम ले लेते हैं ABCDWXYZ etc। अब ABCD अल्फ़ाबेट है। चर उससे कहते हैं वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहे। कभी x का मान क्या आ जाएगा 10, कभी x का मान कितना आएगा 6, कभी कितना आएगा 7। तो चर एक वैसी संख्या जिसका मान बदलती रहे, उसे हम क्या कहेंगे चर। ये समझ गए होंगे। इसका मान क्या होगा बदलता रहे, मान बदलता रहे, उसे हम क्या कहेंगे चर कहेंगे। लेकिन वह चर कांस्टेंट होता है, इसका मान नहीं बदलता है। और चर मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 etc। आप देखिए, अब एक को हम आने वाले समय में कभी हम एक को 2 बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। क्या आपके आने वाले संतति, आपके बेटा, आपके पोता कभी बोलेंगे कि पापा हम एक को 2 बोलेंगे? नहीं बोलेगा। चाहे आप अभी तक आपके पापा कभी सिखाए हैं कि एक को बेटा 2 बोलो? नहीं बोले होंगे, क्योंकि एक को एक ही बोला जाता है, 2 को 2 ही बोला जाता है, 3 को 3, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वो चर है, इसका मान नहीं बदलता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके बाद बहुपद के बारे में कि बहुपद को कैसे पहचानें। बहुपद को कैसे पहचानें, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद पहचानने का तरीका या नियम। यहाँ से है। आप देखिए, बहुपद पहचानने का नियम, चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या हो या होना चाहिए। आप देखिए, आप कहिएगा तो पूर्ण संख्या क्या है? तो मैं 1.1 का जब रियल नंबर का 1.1 जब बेसिक क्लास पढ़ाया था तो उस समय बताए थे आपको कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो शून्य के साथ लिखी जाने वाली सभी प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या, सबसे पहले जानिए प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या के जानते हैं आप? 1 2 3 4 etc अनंत तक। तो प्राकृत संख्या पहले लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 etc अनंत तक। अब इसमें शून्य लगा देंगे तो शून्य के साथ लिखी जाने वाली सभी प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए हैं तो इसी के आधार पर मेरा बहुपद भी पहचानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पहला देख लीजिए। पहला उदाहरण है मेरा कि 2x² + 2, क्या ये बहुपद है? आप कह सकते हैं? हाँ, हम जरूर कह सकते हैं कि सर बहुपद हम उसे कहेंगे चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात देखिए मेरे पूर्ण संख्या, ये क्या है? मेरा चर है। ये क्या है? मेरा चर है। ये क्या मेरा? अचर है। अब हम ये भी बताएंगे कि चर और अचर के मिलने से क्या बनता है, पहले ये समझ लीजिए। अब देखिए, x पावर 2 है। पावर कितना है? 2 है। ये कौन सी संख्या है? तो पूर्ण संख्या। 2 है ये पूर्ण संख्या, तो ये क्या हो गया? मेरा बहुपद हो गया। ये मेरा बहुपद है। यहाँ तक ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए, मैं दूसरा लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेकेंड है मेरा 2x + 4। आप कह सकते हैं कि बहुपद है? कह सकते हैं सर। कि बोलिएगा आप सर नहीं कुछ है तो यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है। एक क्या होता है बाबू? छुपा हुआ रहता है। अब देखिए,
पूर्ण संख्या में एक आता है? हाँ आता है सर, एक आता है। तो एक आता है तो ये क्या हुआ? बहुपद हो गया। क्या हुआ? बहुपद हो गया। अब कहिएगा कि सर अगर ऐसा दिया रहे कि x की पावर 0 तो क्या हम इसको बहुपद बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक हम दे देंगे इस वीडियो में, कि x किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 लग जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। क्या x पावर 0, यहाँ पर देखिए 0 पूर्ण संख्या है ना, तो पूर्ण संख्या होने के बाद वो क्या हो सकते हैं? पूर्ण संख्या जो हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुपद ये भी हो जाएगी। यहाँ तक आप लोग समझ गए? यहाँ तक समझने के बाद आप पूछ दें हम कि चर और अचर जब मिलते हैं तो कौन सी संख्या बनाते हैं? तो बीजीय व्यंजक बनाते हैं। अगर हम चर गुने अचर को अगर हम मिला दें तो वो क्या बनेगा? मेरा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब देखिए चर और चर को मिलाएंगे तो चर मेरा क्या होगा? x लेंगे, y लेंगे, z लेंगे, तो x ले लेते हैं। अब अचर में क्या लिख सकते हैं? मेरा मन है 2, मेरा मन है 3, आपका मन हो तो लीजिए 5, मेरा मन है 3 लेते हैं, 3 ले लिए। ये जो बराबर में आएगा x से गुना करेंगे 3 से, चाहे 3 से गुना करेंगे x में, तो कितना हुआ? 3x। कान चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, पकड़ना तो है कान ही, तो ये कितना होगा? 3x। तो ये क्या हुआ है? मेरा बीजीय व्यंजक। ये जो इकला है वो मेरे बीजीय व्यंजक। चर और अचर के जब गुना करते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है? मेरा बीजीय व्यंजक। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सभी बहुपद क्या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछ देता है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में। आप देखिए सेकेंड बता रहा हूँ, अगर मैं चर की जगह पर y दे दूँ और अचर की जगह पर √2 दे दूँ, अब तो क्या ये बन सकता है? अगर y से गुना करें √2 तो √2y हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक तो समझ गए। ये भी क्या हो गया? मेरा बीजीय व्यंजक। लेकिन एक कंडीशन अभी भी खराब चल रहा है। क्या चल रहा है? तो आप लोग देखिए, हम यहीं पर बनाते हैं। ये मेरा बीजीय व्यंजक नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा? बहुपद भी नहीं होगा वो। आप देखिए बीजीय व्यंजक होगा बट बहुपद नहीं होगा। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, √2, यहाँ पर स्पेस थोड़ा छोटा है तो यहाँ पर नहीं बनाता हूँ, तो किधर बनाते हैं? इधर बनाते हैं, स्पेस है। अब देखिए हम ले लेते हैं, अगर मेरा एग्जाम्पल है तीसरा कि √3 ये बहुपद है, वो बीजीय व्यंजक की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये पर यहाँ पर समझा रहे थे, वो समझा रहे हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पर तो आ रहा था बहुपद, जिसमें पूर्ण संख्या घात दो तो बहुपद हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। क्या अलग है? देखिए कि √3y, अंदर में मेरा चर घात है, चर है मेरा अंदर में, तो यहाँ पर क्या करेंगे? √3 गुने यहाँ पर 2 दे दीजिए, ठीक है। इसका इसी के बारे में बता रहे हैं, बहुपद के बारे में। अब देखिए वहाँ पर वो समझ गए होंगे बीजीय व्यंजक। अब देखिए यहाँ पर देखिए √3, क्या √y को भी रूट के अंदर y भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट में है, इसको लिख सकते हैं √y +2। आप देखिए √3 प्लस, हम बताए थे रूट का मान कितना होता है? रूट का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? रूट का मान कितना होता है? 1/2। तब देखिए y पर पावर 1/2 + 2। तो हम कभी बताए थे कि बहुपद होने के लिए भिन्न संख्या का होना जरूरी है? नहीं होना जरूरी है, क्योंकि पूर्ण संख्या में कभी भिन्न संख्या आती नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या उसे कहा जाता है कि शून्य के साथ लिखी जाने वाली सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये तो नहीं बोले कि हम शून्य के साथ लिखी जाने वाली सभी भिन्न संख्या को हम पूर्ण संख्या, ये तो नहीं बोले, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब देखिए बहुपद में मेरा कभी भी बहुपद मेरा भिन्न संख्या में नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आगे बताऊंगा तो थोड़ा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पेस थोड़ा कम है। तो आप लोग को अब हम बताएंगे कि पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो
देखिएगा, वीडियो थोड़ा मेरा लंबा जाएगा कि समझाने अच्छा से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को बेसिक, उसके बाद मैं इसका चैप्टर भी बना दूंगा। तो देखिए क्या है, पद के अनुसार, पद के अनुसार। अब देखिए पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार होता है, फर्स्ट होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब बोलेंगे आप लोग सर एक पदी हम किसे कहेंगे, कि एक पदी हम वैसे कहेंगे, वैसी बहुपद जिसका पद केवल एक हो, पद एक हो। तो 5x ले लीजिए, देखिए पद केवल कितना है, एक है, एक है, ये समझ गए आप। अब देखिए सेकेंड लेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बहुपद। अब देखिए द्विपदी बहुपद, दो पद लेंगे, 7x + 2, दो पद हो गया, इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, यहाँ पर बहुपद। 3 पद ले लेंगे, 2x³ + 2x² + 7x + 4, 3 पद हो गया, त्रिपदी बहुपद। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलेंगे घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। ये भी बहुत ही सिंपल है। अब देखिए हम नीचे बना रहे हैं यहीं पे, घात के अनुसार, डिग्री के अनुसार, घात के अनुसार। अब देखिए घात के अनुसार क्या होगा, तो एक पदी, एक घाती, एक पदी है, एक घाती। एक घाती का एक और नाम होता है, एक और नाम क्या होता है, रैखिक। जैसे गांव घर में है ना, किसी का नाम रहता है धरवा, सुने हैं, चुनमुन, चूनालाल नाम रहता है ना, उसी तरह इसका भी नाम है एक घाती और दूसरा नाम क्या है, रैखिक। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें समझना है कि हम एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, कि वैसी बहुपद जिसका घात केवल एक हो। अब देखिए हम यही उदाहरण ले लेते हैं, 5x। अब देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ पर क्या है, एक छिपा हुआ, तो घात कितना है, एक है, एक पदी बहुपद हो गया, एक घाती बहुपद हो गया, सॉरी। अब देखिए सेकेंड, अब देखिए अब क्या होगा, द्विघाती बहुपद। आप लोग बहुत होशियार है, सब समझते हैं, द्विघाती बहुपद। अब देखिए भाइयों आप लोग बहुत होशियार हैं। अब देखिए द्विघाती बहुपद में क्या करेंगे, यही उदाहरण ले लेते हैं, 7x + 2, और द्विघात कह रहा है तो घात 2 पर चढ़ा देंगे, 4 पर। देखिए घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद। पूछ देगा कि द्विघात, ऐसा पूछेगा कि द्विघात, जितना भी घात होगा उतना ही शून्यक की संख्या होगी, घात जितना होगी उतना ही शून्यक की संख्या होगी। पूछ देगा द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। द्विघात बहुपद है तो 2 होगी, ठीक है, आप समझिए। अब पूछ देगा त्रिघात बहुपद, आप देखिए त्रिघाती बहुपद, बहुपद इसमें घात कितना होना चाहिए, 3। आप लोग बहुत तेज हैं, 7x³ + 2x + 4। अब देखिए सबसे ज़्यादा कितना है, 3। इसमें क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। समझ गए यहाँ तक ये सब नॉर्मल बेसिक है, ये सब एग्जाम पूछता नहीं है, बस आप लोग को समझाने के लिए मैं बताया था। तो इसके बाद मैं चलूँगा कि घात शून्यक कैसे निकालेंगे, बहुपद का हम शून्यक कैसे निकालेंगे। एग्जाम में दे देता है px इतना बराबर इतना का शून्यक निकालें, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी, तो वो हम बता देते हैं। तो देखिए
दे देगा पी एक्स बराबर, क्वेश्चन यदि लगा देता है यदि नहीं रहे, 2x स्क्वायर प्लस 5। मान लेंगे हम 0, पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0। एक्स का कौन सा मान जो इस वैल्यू को 0 बना दे, पी एक्स को 0 बना दे, वही साबित करना है। अब देखिए पी एक्स हमारा कितना है, पी एक्स कितना है 2x, इधर लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, इसके जगह पर ये लिख दिए। अब देखिए 2x स्क्वायर, अब देखिए प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक हम आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5 बाय, ये देखिए मेरा गुना में है, ये तो क्या ट्रांसफर क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा 2। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा, पावर चढ़ेगा। अगर पावर हटता है तो इस पर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसलिए एक्स बराबर पावर, स्क्वायर हटा पावर चढ़ जाएगा, सॉरी यहाँ पर दे देते माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, प्लस स्वाद रहेगा बनाने में। अब देखिए 5 पर पावर 2, अब देखिए सॉरी बनाने में गलत हो गया है कन्हू, तो 1 मिनट, देखिए इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 2x प्लस 5, शॉर्ट में निकल जाएगा, उतना लॉन्ग नहीं जाएगा, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं। पी एक्स बराबर मैं क्या मान लूँगा, 0 मान लूँगा। अब देखिए पी एक्स मेरा कितना है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर लिखेंगे x बराबर -5 बट्टे, अब देखिए गुना में 2 है तो भाग में चला जाएगा। अब जो ये x का मान निकला है, ये x का मान इस पर रखेंगे, क्या ये सत्य करता है कि 0 x का मान आ रहा है, यही हमें देखना है। अगर 0 आ गया तो ये मेरा px का शून्य जो कहता है शून्य आने के लिए, तो मेरा सत्य है बनाया हुआ। तो देखिए तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 5, तो 2 गुने x का मान कितना है -5 बट्टा 2 प्लस 5, ये 200 ये 2 खत्म। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, बच्चा -5 प्लस 5। अब देखिए -5 प्लस 5 ये दोनों में कट जाएगा, कितना है 0। ये तो यहाँ तक तो समझ गए। देखिए 0 आ गया, हम माने थे कितना px को 0 माने थे, मिल गया है मेरा ये। तो यहाँ तक ये आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बात और है, पूछ देगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप एक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब पूछ देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अब पूछ देगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग ये याद रखिएगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक उम्मीद हम अपने हिसाब से ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं इसका चैप्टर पढ़ाऊँगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही फैंटास्टिक के साथ आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा।
तो मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।